वेलकम टू द इंग्लिश हाउस। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लैट की इस पॉडकास्ट का हमारा पहला एपिसोड है और हमारे इस पहले एपिसोड में आप सबके सामने देवांशु बैठे हुए हैं, देवांशु खुराना। इनका जो रैंक है क्लैट में, जो ओवरऑल रैंक है वो 598 है और जो इनका स्कोर था वो 92.75 था। और अभी फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई है इसमें इनको NLU लखनऊ अलॉट हुआ है। तो सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। और मैं इसमें आपको बता दूं कि इनफैक्ट देवांशु का पहला टारगेट NLU नहीं था या क्लैट नहीं था। जब वो हमारे पास आए तो सबसे पहले वो IPM के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। स्टिल ही इज प्रिपेयरिंग फॉर IPM, बट इन द मीन टाइम उनको ये ऐसा लगा कि मैं एक बैकअप ऑप्शन रख लेता हूं। तो फिर उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन क्लैट प्लान किया और क्लैट में लास्ट मोमेंट पर जो इनका टाइम टेबल था वो मैंने और देवांशु ने मिलकर सेट किया था। एंड इट वाज शेयर अमेजिंग जिस तरह से इन्होंने अपना टाइम डिवोट किया है उस शेड्यूल में। और मैं चाहूंगा कि हम इस लाइव में वो टाइम टेबल का कुछ लिंक या उसका कोई भी कॉपी आपके साथ शेयर करें। जिस तरह से इन्होंने स्टडीज की हुई है उस सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। अबव ऑल जो सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं कि देवांशु को पिछले लगभग 2 सालों से या 1.5 सालों से तकरीबन मैं लगातार देख रहा हूं। और जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है देवांशु के साथ वो 0 है, वो मिनिमल है। मतलब इस बच्चे के साथ आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल सकता। तो किस तरह से इन्होंने अपना कंपोजर काम मेंटेन किया, किस तरह से डिस्ट्रैक्शन को दूर किया, किस तरह से अपना टाइम टेबल प्लान किया। अबव ऑल जो सबसे बड़ा चैलेंज क्लास 12th के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे अभी ये क्लास 12th में हैं, ये अभी स्कूल का परिचय खुद देंगे। और क्लास 12th में होते हुए भी इन्होंने IPM क्लैट 2 बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंडिया के माने जाते हैं उसको अचीव किया हुआ है और बोर्ड में भी अच्छा कर रहे हैं और ऑलरेडी क्लैट निकाल लिया हुआ है। IPM में भी उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। तो बहुत सारी बातें करेंगे हम देवांशु के साथ। तो देवांशु एक बार अपने स्कूल के साथ और अपना एक बार परिचय सभी को देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांशु है। मैं क्लास 12 में अभी पढ़ रहा हूँ, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। मेरे सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस। और अभी क्लास 12 के मेरे प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, अभी प्रैक्टिकल्स भी चलने वाले हैं। मैं ACUG में लास्ट ईयर अक्टूबर से यहाँ पे एनरोल्ड हूँ। यहाँ पे मैं शुरुआत में मैं CUT के लिए आया था, बट धीरे धीरे जब मुझे और एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला तो फिर मैंने IPM परस्यू करने का सोचा। एंड एज सेड मैंने लास्ट मोमेंट में क्लैट को भी परस्यू करने का सोचा बिकॉज इट मेड अ बेटर ऑप्शन, मोर सेंसिबल ऑप्शन देन CUT फॉर मी एट द करंट टाइम। राइट नाउ आई क्रिएट क्लैट विद द गाइडेंस ऑफ सर ने मुझे काफ़ी उसमें हेल्प की, मेरा स्केड्यूल बनाने में, टाइम टेबल बनाने में। एंड इन दी एंड मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री NLU मिल चुका है एंड होप है कि आगे सेकेंड रेस में मुझे और कुछ बेटर मिल पाए। देवांशु, मैं आपका फैमिली बैकग्राउंड मैं तो जानता हूं कि आपके वहाँ सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में। एक बार थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं अपने कि फादर, मदर या सिस्टर कैसे कैसे वर्किंग है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल से आपके जो भी प्लान होता है। तो उस तरीके एक बार थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं। श्योर, फैमिली बैकग्राउंड का घर पे भी, क्योंकि काफ़ी एकेडमिक माहौल रहता है उस वजह से। फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर अभी IB में काम कर रहे हैं, वीज़ा इमिग्रेशन में। और मेरी मदर भी एक डेमोन्स्ट्रेटर है रिपैंस में इन मिजोरम, आइजोर। एंड माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो इन साइबर सिक्योरिटी साइड एंड राइट नाउ वो EY में एनरोल्ड है, वहाँ पे वो काम कर रही है। तो इस चीज़ का घर पे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वहाँ से भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर मेरे घर वाले इतने पढ़े लिखे हैं तो मैं भी आगे कुछ जाके कुछ कर पाऊँ, कुछ अच्छा कर पाऊँ। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है स्कूल के माहौल का या घर के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो जैसा कि मैंने कहा, स्कूल के टीचर्स का या बाकी लोगों का क्या सपोर्ट रहा आपके इस क्लैट की जर्नी में? स्कूल के टीचर्स का डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट रहा। फॉर एग्जांपल मैं क्लास टीचर, जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे वहाँ स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही थी। एक बार आप उनका नाम बता दें। उनका नाम मिस सुरभि मैम है। वो मेरी पॉलिटिकल साइंस की टीचर है फ्रॉम पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 23 द्वारका। और जब मुझे जैसे छुट्टियों की ज़रूरत पड़ी या फिर मुझे कहीं से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि एज यू नो कि करंट अफेयर में कई सारे पॉलिटिकल साइंस के भी आते हैं क्वेश्चंस, तो एक मुझे वहाँ से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी तो मैम ने काफ़ी हेल्प की। एंड एटलीस्ट फॉर अ मंथ मुझे जब ज़रूरत थी छुट्टियों की तो फिर मैम ने मेरी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। ये चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ कोई भी पर्सन अचीव करता है तो उसकी फैमिली का, उसकी सोसाइटी का, उसके फ्रेंड्स का, सब कुछ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हम यही उम्मीद करते हैं देवांशु की आपकी ये जर्नी रुके नहीं और क्लैट के बाद IPM या इंदौर हो या रोहतक है, हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे। एक चीज़ बड़ा कॉमन सा प्रश्न है मेरे दिमाग में। अभी हमने एक DU LLB का पॉडकास्ट किया तो उसमें जो सज्जन आए थे उन्होंने DU LLB में है, PLC 1 में है वो। तो उनकी एक स्टोरी थी कि उन्होंने बताया कि 15
लाख 16 लाख देने के बाद मैं उस बंदे के अंडर काम कर रहा हूँ जिसने 15-20 हज़ार में अपना LLB पूरा कर लिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों आपने DU से LLB प्लान ना करके क्यों आपने क्लैट प्लान किया, 5 ईयर लॉ प्लान क्यों किया? DU LLB अगर हम लोग 5 ईयर लॉ की भी वहाँ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर लॉ वहाँ का काफ़ी ज़्यादा नया है। आई थिंक उसका फर्स्ट बैच भी अभी 4-5 साल के बाद बाहर वहाँ, सो वी डोंट नो अबाउट दैट। इवन इफ वी टॉक अबाउट 3 ईयर लॉ, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 साल एक्स्ट्रा गवा रहे हैं, एंड उस 1 साल में हम लोग कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, कितने सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं या फिर इंटर्नशिप होती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो जिसका एक्सपोजर हमें NAU में ज़्यादा मिलता है। स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट साइड में जाए तो उसके अंदर NAU के अंदर मेरे हिसाब से ज़्यादा कनेक्शंस वहाँ पे बन सकते हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट नो एवरीथिंग क्योंकि मैं अभी तो कॉलेज में भी नहीं गया हूँ, बट डेफिनेटली आई थिंक ऑन द सरफेस की NAUs आर बेटर ऑप्शन देन DU LLB। ठीक है, ग्रेट। जो दर्शक इस पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है देवांशु से, इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी रिस्पॉन्सिव पर्सन। अगर आपको 12-1 बजे भी मैं टेक्स्ट कर दूं देवांशु को तो ही रिस्पॉन्स। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ अगर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो देवांशु विल ट्राई टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन। चलिए, एक चीज़ मैं आपको प्रिपरेशन जर्नी पे आ जाता हूँ, जो कि बहुत से बच्चे जो क्लैट 2025 प्लान कर रहे हैं या जो IPM आप प्लान करेंगे उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। कितने मॉक टेस्ट प्रिसाइजली आपने सॉल्व किए? आई थिंक अराउंड, अगर मैं यहाँ के मिला के और जितनी भी मैंने दूसरी टेस्ट सीरीज दी है वो सारे मिला के अराउंड 110 मॉक्स मेरे सॉल्व हो गए थे इन दी एंड। स्पेशली लास्ट मंथ में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हुआ था क्योंकि लास्ट मंथ में आई डिडंट डू एनीथिंग अदर देन क्लैट। तो मुझे एक चीज़ और बताएं कि क्लैट की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी है? डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हाउ यू अटेम्प्ट देम। अगर आप सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, आपके अपने मार्क्स देख के खुश हुए या दुखी हुए, तो इट्स ऑफ नो यूज़। सबसे पहले उसका एनालिसिस करिए, उसके अंदर आपसे क्या चीज़ें सही हुई, कौन से सेक्शन में ज़्यादा अच्छा हुआ, कौन से सेक्शन में काफ़ी बुरा हुआ। उस एनालिसिस के बिना उस मॉक्स का कुछ भी वर्थ नहीं है। ग्रेट। चलिए, मुझे एक चीज़ ये जानना था कि जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि आपने जो प्रिपरेशन थी बहुत बाद में स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग के पहले फेज में आप कितना टाइम देते थे क्लैट के लिए, और लास्ट 1 मंथ में कितना टाइम दिया आपने क्लैट की प्रिपरेशन के लिए? आई थिंक अराउंड मैंने 3 मंथ्स प्रॉपर सिर्फ क्लैट की प्रिपरेशन के लिए दी थी। उसके फर्स्ट 2 मंथ में मैंने कोशिश की थी कि मैं क्लैट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाऊँ, एंड आई थिंक अराउंड 3 to 4 आवर्स अ डे मैं कोशिश करता था, मेरा एवरेज बन जाता था। किसी दिन पे सिर्फ क्लैट के ऊपर फोकस किया, किसी दिन में मैंने दूसरी चीज़ों पे फोकस किया, बट मैक्सिमम टाइम मैं क्लैट को देने की कोशिश करता था। देन इन लास्ट मंथ इट गॉट वेरी क्रेजी, मतलब कुछ ऐसे भी दिन जाते थे जिसमें मैं 12-12, 13-13 घंटे से क्लैट को ही दे रहा था और कुछ देख ही नहीं रहा था। At one point I think it reached 70 hours a week last month में, especially क्योंकि 70 hours a week, I repeat in inverted comma and quoted statement, he said 70 hours a week। जी please carry on। Yes, so उस टाइम को स्पेशली आपको ये देखना होगा कि यूटिलाइज कहाँ पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉक दे रहे हैं, 2 घंटे का आपने मॉक दिया, तो उसके बाद कम से कम 1 घंटा आप अगर एनालिसिस में लगाएंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क अपनी परफॉर्मेंस में भी आगे दिखेगा। आई थिंक स्टार्टेड मॉक में जैसे एरी के मैं मॉक देता था, मेरे शुरुआत में मुश्किल से 60 बनते थे, 65 बनते थे, बट एनालिसिस दे के मेरे जब मैं अपनी सेकंड मंथ ऑफ प्रिपरेशन में आया तब मेरे 80 से ऊपर जाने लगे, एंड एट वन पॉइंट आई वाज आल्सो स्कोरिंग 95 इन दोस मॉक्स। ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार लोग थोड़ा शाई करते हैं इस क्वेश्चन को पूछने में, आपने किस किस कोचिंग सेंटर्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, और क्या वाकई जैसे कि जो बच्चे मेरे पास हैं, मैं उनसे खुद भी कहता हूं कि एटलीस्ट 3 या 4 डिफरेंट मॉक टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर आपका क्वालिफाई होता है तो वो आपके लिए भी अचीवमेंट है, बच्चे के लिए अचीवमेंट है। तो कम से कम 3 या 4 अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करने चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? कितने मॉक टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किए थे? ऑल इन ऑल मैंने मॉक सीरीज की अगर बात करें तो फिर मैंने 4 प्रॉपरली अटेम्प्ट किए थे, बट अगर टेलीग्राम वगैरह मिला के मैंने कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के किए थे। आई थिंक अराउंड 8 और 9 मैंने अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के मॉक अटेम्प्ट किए थे। इसका फ़ायदा ये रहता है, जैसे कि इस साल हमने देखा जो पैटर्न आया था क्लैट का और जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो पिछले साल से या यूजुअली से काफ़ी कम था। तो फिर मैं ये नहीं था कि मैंने वैसे टाइप के मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए हुए थे, मैंने वैसे टाइप के मॉक्स दूसरे इंस्टीट्यूशंस में अटेम्प्ट किए हुए थे।
तो अलग अलग मॉक्स अटेम्प्ट करने का यही फ़ायदा है अलग अलग कोचिंग सेंटर से आप करें कि अलग अलग आपको पैटर्न्स दिखते हैं और आप जो अपने कोचिंग सेंटर्स के अपने कोचिंग टीचर के आप जो अकस्टम्ड होते हैं उससे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वेरी ट्रू। आई स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन कि अलग अलग 3-4 मॉक टेस्ट सीरीज आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना ही चाहिए। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट इन फैक्ट। चलिए, आपने शुरुआत में कौन से कॉलेज को टारगेट किया था, कौन से NLU को टारगेट किया था आई शुड से? शुरुआत में तो सब लोग वैसे बेंगलोर को ही टारगेट करते हैं। आई थिंक करना भी चाहिए क्योंकि अगर आप वहाँ तक अपना टारगेट बनाए आपके पास उतनी मोटिवेशन हो तो आप कम से कम फिर भी एक सॉलिड NLU ले सकते हैं। मैंने भी शुरुआत में मेरे पास भले ही 3 महीने थे लेकिन मैंने सोचा था कि मैं बेंगलोर तक का टारगेट बना के रखूंगा एंड स्टिल आई गॉट RML एंड पोटेंशियली इवन अ बेटर NLU व्हिच आर प्रीटी सॉलिड NLUs बाय एनी स्टैंडर्ड, सो आई एम हैप्पी विद दैट। ग्रेट। एक इसमें क्वेश्चन था कि आपने BA LLB के बाद कैसे प्लान कर रहे हो अपना करियर? Yes, of course. Currently, corporate side of things, I think they are better because simply speaking वो ज़्यादा easy money है। Litigation में बहुत ज़्यादा hard work लगता है and if you can do it, you should do it। काफ़ी ज़्यादा fulfilling है लेकिन for myself मेरे हिसाब से corporate ज़्यादा better option रहेगा। As you're gonna be the first generation lawyer of your family, lawyer of your family. Yes. Second generations के लिए तो बात ही अलग हो गई है, वो different topic है। लेकिन एक और ये भी चीज़ है कि कॉलेज के अंदर जाने के बाद हमें कई सारे ऐसे बात पता चलते हैं जिसका पहले कभी हमने सोचा भी ना हो, तो इसलिए हमें वहाँ तक वेट करना चाहिए। क्या पता हमें कुछ एक बेटर पाथ मिले, लेकिन अभी के लिए आई थिंक कॉर्पोरेट विल बी फॉर मी। ग्रेट। ओके, एक चीज़ बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है और मैं मानता हूँ कि क्या डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स और उनका कंटेंट रिलायबल सोर्स होते हैं क्लैट के प्रिपरेशन के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइम खराब कर रहे हैं बच्चे वहाँ पर? आई थिंक दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करने में कुछ खराबी नहीं है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और अगर आपके पास मोटिवेशन है तो फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। जैसे कि आप किसी रीगरेज का कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आपको इतना सारा फ्री मटेरियल, इतने सारे फ्री मॉक्स मिलेंगे कि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कमी नहीं होगी। वैसे ही अगर आप और क्लैट प्रिपरेशन, आई थिंक देयर इज वन, और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट देयर इज अनदर वन। अगर आप ऐसे कुछ ढंग के वाले टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन करें तो फिर आपको उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। ग्रेट। टोटल पर सेक्शन वाइज कितने पैसेज आपने लगभग सॉल्व किए होंगे? आई थिंक इंग्लिश के इन दी एंड एक मेरे को 100 पैसेजेस की मैंने एक बुक भी सॉल्व की थी, वो मेरा के अराउंड 600 पैसेजेस सिर्फ इंग्लिश के हो गए होंगे। क्योंकि कंसिडरिंग हर मॉक में कम से कम 5-5 पैसेजेस होते ही है। फॉर लीगल एंड CR ऑल्सो अराउंड 500 पैसेजेस। और ये अलग अलग पैसेजेस सॉल्व करने का फ़ायदा ये था कि हर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, हर तरह के क्वेश्चन, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑथर्स व्यू के ऊपर, कुछ क्वेश्चन लीगल के अंदर होते हैं सिचुएशंस के ऊपर, ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की आपके पास प्रैक्टिस हो जाती है। तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन कि कैसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो फिर आपको एक फॉर्मेट सा बताए कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, किस तरीके से हर क्वेश्चन को डाइसेक्ट कर सकता हूँ। Great. There are total 5 sections in CLAT. And how did you make yourself prepare for every section? What were your plans? करंट अफेयर में आई थिंक आप प्रिपरेशन नहीं, आप सिर्फ कंसिस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर इतनी वास्ट चीज़ है कि उसमें जो प्रिपरेशन हम लोग ट्रेडिशनल सेंस में समझते हैं उसका कुछ भी यूज़ नहीं है। रीडिंग न्यूज़पेपर डेली और कुछ न्यूज़ का टॉप पे रहना जिनकी ज़्यादा वो है कि वो आ सकते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जांपल आई थिंक आदित्य L1 अभी जस्ट रिसेंटली न्यूज़ आई है कि वो फाइनल ऑर्बिट में आया है एंड दिस न्यूज़ हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अराउंड सितंबर 2023। तो आप इससे देख सकते हैं कि 2025 के पेपर के लिए कितना बड़ा स्कोप है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उससे डरना चाहिए। अगर एक साल के लिए कोई 2025 एस्पिरेंट अगर कंसिस्टेंट रहता है तो करंट अफेयर ही विल एस इट, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से वो 95% लोगों से पहले ही आ गए हैं। As for English and CR and legal, I think there's one common I think there's one common advice for that to practice a lot of passages. जितने पैसेजेस हो सके, कहीं से भी हो सके, अलग अलग टेलीग्राम चैनल से, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, दे शुड प्रैक्टिस इट। एंड फॉर क्वांट्स आई थिंक द सेम गोस, क्योंकि अलग अलग सेट्स अगर आप अलग अलग कोचिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए एक तरह से आप डाइसेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसका वेटेज कैसे डिवाइड करना चाहिए 5 सेक्शन का? जैसे आपने एक चीज कही कि करंट अफेयर्स इज द मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी, तो हमने मान लिया कि वीकली टाइम दे दें उसको लाइक इंग्लिश कुड बी इजी थिंग। यस, तो कैसे इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे सेट किया जाए?
आई थिंक मेरे हिसाब से रीगर पे थोड़ा ज़्यादा इसके फोकस देना चाहिए, क्योंकि रीगर इज़ ऑल्सो अ वास्ट टॉपिक और उसमें से कुछ सेट्स मतलब कुछ तरह के टॉपिक्स होते हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कुछ वो करंट अफेयर्स जो करंट रीगर अफेयर्स है वहाँ से भी कई बार सेट्स आ जाते हैं जो हम लोग देखते हैं। तो रीगर के अंदर ये भी चीज़ होती है कि जिनके रीगर में मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनकी रैंकिंग उस हिसाब से ज़्यादा रखती है। इट्स नॉट ऑफिशियल, बट जहाँ तक लोगों ने देखा है और जहाँ तक जितने भी एनालिस्ट हैं सब लोग यही मानते हैं। उसके बाद सी आर शुड बी द सेकेंड प्रायोरिटी, बिकॉज सी आर के पैसेजेस जो होते हैं, सी आर के पैसेजेस ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। इन सब्जेक्टिव पैसेजेस आप देखोगे कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है आप उतना ज़्यादा समझ पाते हो कि ऑथर का माइंड कैसे डाइसेक्ट करना है। इंग्लिश मैनी टाइम स्पेसिफिक डिटेल्स क्वेश्चन आती है, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस चाहे रीगर या सी आर से कम रहे तब भी चल जाता है, क्योंकि इंग्लिश की वेटेज भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी रीगर की रहती है। उस हिसाब से करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। एंड क्वांट्स, लोग कहते हैं कि क्वांट्स को छोड़ा जा सकता है, बट इन माय ओपिनियन क्वांट्स आपको दूसरों के ऊपर एज देता है, बिकॉज दोज आर 10 और 12 क्वेश्चन दैट अदर्स आरंट डूइंग, and those 10 and 12 questions can make the difference between them. Absolutely huge difference it can make, sure, I'm pretty sure. Okay, चलिए इस बारे में ही बताइए कि PYQs क्या हेल्पफुल रहते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ आफ्टर 2020? That's a really like nuanced question, because इस साल के पैसेजेस से भी कई सारे लोग मैं देख रहा था, जैसे ऑनलाइन जो ओपिनियन रहा है, रेडिट पे रहा है, कोरा पे रहा है, तो वहाँ पे रहा है कि PYQs आर यूजलेस बिकॉज इस साल का पैटर्न ही ऐसा है। आई वुड आर्ग्यू कि PYQs से हमें एक जनरल एक तो पैटर्न समझ आ जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछे जाएंगे, एक काफ़ी ऑब्वियस चीज़ ये है। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न इस साल रहा है वो पैटर्न अगले साल रहा है। इसलिए हम लोग अगर 2018 के भी PYQs निकाले, 2019 के भी निकाले, उसके पहले के भी निकाले, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वहाँ पे कोई भी हमारा लॉस नहीं है। प्रैक्टिस हमें वैसे भी करनी ही है, अगर हम लोग ऑफिशियल पेपर से ही करें चाहे वो पुराने वाले हो, तो उससे और फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ था, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हुए थे, उससे कुछ फ़र्क पड़ा? डेफिनेटली सबसे पहले जो इस बार की मेरिट निकली है ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है। लास्ट ईयर आई थिंक 90 पे एनालिस्ट मिलना काफ़ी आसान था। इस साल एनालिस्ट की कट ऑफ अराउंड 105 जाती हुई दिख रही है, जिस हिसाब से सारे एनालिसिस और अलॉटमेंट लिस्ट जा रही है। और क्योंकि ज़्यादा टाइम भी था और क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे, तो फिर लोगों के अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी दोनों अपने आप बढ़ गई, एंड थस द मेरिट लिस्ट वेंट अप। ओके, आपने एक नाम लिया था प्रेडिक्शंस के बारे में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रैंक प्रेडिक्शंस इस बार जो रैंक प्रेडिक्शंस किए गए थे वो हेल्पफुल थे या नहीं थे? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि मुझे लगता था कि वो बिना किसी फैक्ट्स के थे और बहुत हेजी से थे, बहुत रैंडम सा था वो, उसके बारे में कोई फैक्चुअल एनालिसिस नहीं था। The worst one I saw, it said 89 पे एनालिस्ट मिलना श्योर है। I don't remember the channel name. I don't think I should say it here. Obviously. But rank predictions this year was an eye-opening thing, because मैंने लास्ट ईयर के भी रैंक predictions देखे थे और वो भी इस तरीके से ही गलत थे। इनफैक्ट कुछ लोग जो कह रहे थे कि लास्ट ईयर के रैंक prediction जिनका सही निकला था उनके भी काफ़ी ज़्यादा गलत निकले। आई थिंक मैक्सिमम मैंने 93 और 95 देखा था एनालिस्ट के लिए, और वो काफ़ी गलत निकला है। लेकिन अगर फिर भी एक तरह से प्रेडिक्शन अगर आपको कोई सही पता करनी है तो एक बार को अपने जो कोचिंग टीचर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है झूठ बोलने का। यूट्यूब पे सबको इंसेंटिव रहता है झूठ बोलने का फॉर द व्यूज, बट आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डोंट हैव दोस इंसेंटिव्स टू राइट। अच्छा, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि क्लैट एक लाइफस्टाइल पेपर है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आई डोंट थिंक दैट्स that much too much. It definitely sees your aptitude for it. It definitely sees your skills for it. But lifestyle paper, I think that's taking it to a bit of extreme. ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए और कितने महीने का प्रिपेयर किया जाना चाहिए? करंट अफेयर्स के लिए कोई सेटिंग स्टोन नहीं है कि कितने महीने का प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज एज इन द प्रीवियस एग्जाम्पल आदित्य वन इज गोइंग फ्रॉम सितंबर 2023, और उसके चांसेस है कि वो अभी भी पूछा जा सकता है 2025 में, क्योंकि वो इतने आगे तक एक्सटेंड कर रहा है। तो इट डिपेंड्स मोर ऑन द टॉपिक्स, विच टॉपिक्स यू आर चूजिंग। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम के अंदर आने में, और दूसरे टॉपिक्स हैं जिनकी काफ़ी कम बनती है। बट स्टिल अगर आपके पास पूरे साल का टाइम है तो फिर आपको उन टॉपिक्स के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए,
नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स हेल्प्स अ लॉट। हैंड रिटन नोट्स सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप सोचो कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लो या फिर कहीं पे आप सिर्फ इंटरनेट से पढ़ रहे हो, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाले हैं। इंटरनेट में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है जो आपको अपने काम से दूर लेके जा सकते हैं। आई एम द वन हु ऑलवेज सपोर्ट दिस थ्योरी कि हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। खैर, एक मेरा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो मैं फील करता हूँ कि क्लास 12th की बोर्ड स्टडीज को आपने क्लैट की प्रिपरेशन के साथ कैसे मैनेज किया? फॉर माई सेल्फ पर्सनली आई थिंक मैंने क्लास 12th का अपना बर्डन थोड़ा कम रखा है, मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। Because humanities subjects are something that you don't need to study constantly of, like the science subject. But even those who are from science subject, they can manage the CLAT study. They just have to work even harder for that. ठीक है, आपने अपना डिस्ट्रैक्शन लेवल कैसे मिनिमम रखा हुआ है अभी तक? मुझे तो 2 साल हो गए देखते हुए, कैसे मिनिमम रखा हुआ है? I don't think I've done anything to actively reduce it. क्योंकि अगर आपका मोटिवेशन हो, अगर आपका इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में आप कर रहे हो, जैसे मेरे को क्लैट में इंटरेस्ट आया था बिकॉज लॉ इज द इंटरेस्टिंग फील्ड, मुझे आईपीएम में अभी भी इंटरेस्ट है बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो फिर आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल अपने आप ही टेम्पर होता है। ऑफ कोर्स आपको ऑब्वियस चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे फ़ोन से एडिक्शन होना। फ़ोन की एडिक्शन और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है, वो आपकी कितनी भी मोटिवेशन हो उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर आपको जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें के अंदर मोटिवेशन हो तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन से इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मोमेंटम लेवल कैसे मेंटेन किया हुआ है अभी तक, सिंस अगेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएम? यस ऑफ कोर्स, मोमेंटम आई थिंक जब आप किसी स्पेसिफिक एग्जाम की बात करें तो फिर काफ़ी ज़्यादा मॉक से टाई आउट होता है। जैसे आप कोई मॉक दे और उसके अंदर आपके अगर काफ़ी कम मार्क्स है तो कई सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आए तो फिर वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और उससे वो लोग, उन लोगों का जो मोमेंटम होता है, जिस तरीके से वो कर रहे होते चीज़ें, वो कम हो जाता है। आई थिंक इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक डिटैच व्यू रखें मॉक के सामने कि अगर मेरे कम मार्क्स आए नो प्रॉब्लम, मैं देखूंगा मेरी कहाँ पे गलती हुई है। अगर मेरे ज़्यादा मार्क्स आए वेरी गुड, बट मुझे यहाँ देखना मेरे फिर भी वहाँ पे कहाँ गलतियाँ हुई है या फिर मेरे किस सेक्शन में बड़े हैं, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को टेम्पर कर सकूँ। Great. In fact, as you have quoted this multiple times, and in fact, beforehand, at the outset of this conversation or podcast, I have told that you are preparing for IPM. So, what are your plans for IPM, and which particular IPM you are targeting, eyeing primarily? Primarily, I'm targeting IIM Indore, of course. It's the hardest one to get, but of course, it's also the best one to get. और IIM इंदौर का भी जो टेस्ट है उसके अंदर मुझे थोड़ी सी जो मैंने क्लैट में जो चीज़ें सीखी है उसका मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी फ़ायदा होगा। किस तरीके से मॉक्स उनका एनालिसिस, इसका मुझे इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा और कुछ जो टॉपिक्स है वो डायरेक्टली वहाँ पे आ रहे हैं। फॉर IPM आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फुल मॉक्स इन दिस मंथ ओनली फॉर रोहतक एंड जिपमैट। दोज टू आर ऑल्सो ग्रेट ऑप्शंस फॉर IPM एंड उनका सिलेबस भी मेरा पूरा हो चुका है, तो फिर मैं उन्हीं के मॉक्स अभी इस महीने से शुरू करने वाला हूँ एंड आई विल ट्राई टू स्टे एज कंसिस्टेंट एज आई डिड बिफोर। Okay, so the last question of this podcast would be any message for 2025 CLAT aspirants? Okay. For 2025 aspirants सबसे पहली चीज़ कि stay consistent। आपके पास पूरा 1 साल है आपको, और CLAT is not that much hard paper, मतलब वो हार्ड भी हो सकता है, वो इजी भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सरप्राइज़ देने के लिए सबसे ज़्यादा रेडी रहे। क्लैट पेपर आपको सरप्राइज़ भी कर सकता है या फिर वो आपके साथ भी चल सकता है। अगर और ये चीज़ दिमाग में रखें कि अगर आप सरप्राइज़ हो तो फिर आपके साथ बाकी सारे भी सरप्राइज़ हो रहे हैं। अगर आप रिकवर पहले कर जाते हैं तो आप ऑलरेडी 90% पेपर से ऊपर चले जाएंगे उस पेपर में। स्टे कंसिस्टेंट, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक्स का एनालिसिस अच्छे से करिए। कम मार्क्स है कोई बात नहीं, मार्क्स बढ़ सकते हैं, टाइम है। ज़्यादा मार्क्स आए अच्छी बात है, लेकिन ये देखो कि कहाँ पे मार्क्स कटे हैं। Great. So this is all from our side, and this was the first podcast, and we will be continuing with this series. If you have any question related to CLAT or anything else, we will be dropping our email ID. In fact, my email ID, and along with, I'll try to put Devanshu's email ID with his permission in the description. So if you have any question, anyone who has been preparing for IPM or let's say CLAT, आप कोई भी अपना क्वेश्चन है वो मुझसे या देवांशु से आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें और जितने भी लोग CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।